क्लास जो चल रही थी मैं आपको समझाया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन छूट गया था। अब जो पिछला एक क्लास हुआ था पॉलिनेशन का, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट जब हम पढ़ रहे थे या बायोटिक एजेंट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो एक नंबर का एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। वहाँ पे एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है। एक टालेस्ट फ्लावर का नाम दिया था वहाँ, टालेस्ट फ्लावर। तो मुझे लगा कि ये कम से कम आपको बता देना चाहिए कि इस दुनिया का सबसे लंबा फ्लावर कौन सा है। तो टालेस्ट फ्लावर जब भी आएगा तो आपको थोड़ा नाम याद रखना है, एमॉर्फोफेलस। एमॉर्फोफेलस, इस पौधे का नाम याद रखिए, टॉलेस्ट फ्लावर है और इसमें बायोटिक एजेंट से ही पॉलिनेशन होता है। भयंकर सड़े मांस की सी बदबू आती है इसमें, और जो एनिमल हैं इस फ्लावर के ऊपर एकदम गुस्सा निकालते हैं और इस फ्लावर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उसी प्रोसेस में इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। जब मैंने ये टॉलेस्ट फ्लावर बताया तो आपके दिमाग में आता है, सर हमने तो एक रेफ्लेशिया का नाम पढ़ा था। रेफ्लेशिया फ्लावर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है। तो बात ये सही है, आप जब भी थोड़ा बात करेंगे तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर की अगर बात करेंगे, लार्जेस्ट या बिगेस्ट फ्लावर की जब भी बात करेंगे, हाँ, बिगेस्ट फ्लावर, तो वहाँ पर आपको आंसर देना होगा रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया तो ये लार्जेस्ट फ्लावर है जिसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, हैवी वेट का होता है। लेकिन हमारी बुक में ये वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसलिए हमको ये याद रखना है। ये टॉलेस्ट है, लंबाई इसकी लगभग, आपके बुक में तो लिखा है कि ये 6 फीट तक हो सकता है, एक ही फ्लावर 6 फीट तक ये फ्लावर हो सकता है इस तरह से। लेकिन जब इसका थोड़ा आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपको 9 से 10 फीट तक लंबे पाए जा सकते हैं। हाँ, ये एमॉर्फोफेलस के फ्लावर। तो टॉलेस्ट फ्लावर जब भी आए आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। हाँ, बिगेस्ट या लार्जेस्ट जब भी आए तो फिर रेफ्लेशिया फ्लावर, ये सबसे हैवी वजनदार, काफ़ी बड़ा चौड़ा ये फ्लावर होता है, चौड़ा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो ये एक टॉपिक मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्यों एक नंबर का नुकसान हो सकता है। तो ये एक टॉपिक पुराना मैंने आपको बताया, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो चुका है और हमारे मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंच चुके हैं। अब हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट शुरू होता है प्लांट में, फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट की जब भी हम बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे होना है मेल गैमीट जो अभी बना था। कितने बने थे मेल गैमीट? 2 बने थे, ठीक है। पोलन ट्यूब में जो आए थे, आपको याद है पोलन ट्यूब में एक वेजिटेटिव सेल थी, 2 जेनरेटिव सेल थी, तो वो 2 जेनरेटिव सेल ही 2 मेल गैमीट हैं। तो ये 2 मेल गैमीट हैं और हमारे पास एक एग सेल बनी थी एम्ब्रियो सैक में, ये एक फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट। इसके अलावा यहाँ पर सिनर्जिड सेल भी मौजूद हैं, यहाँ पर सेंट्रल सेल भी मौजूद है और यहाँ पर एंटीपोडल सेल भी मौजूद हैं। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर ये सब कुछ मौजूद है। सिनर्जिड सेल हमको मालूम है 2 थी, एक तो पोलन ट्यूब जब एंटर किया तभी रैप्चर्ड हो गई, खराब हो गई, फट गई, दूसरी भी बाद में ख़त्म हो जाती है। जो सेंट्रल सेल है, एक्चुअली वहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं
और वो एक ही सेल वॉल से कवर्ड है, इसलिए सेंट्रल सेल तो एक है लेकिन उसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। और एंटीपोडल सेल हमारे पास तीन थी जो चलाजा एंड पे होती हैं, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड पे होती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा कि होता क्या है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल, मेल एंड फीमेल सेल, दो डिफरेंट अपोजिट टाइप की सेल का आपस में जुड़ना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो जब हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करते हैं, चूंकि हमारा पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म प्लांट में ही चल रहा है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट की एक खासियत होती है, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक फर्टिलाइजेशन ना होकर यहाँ दो फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं, मतलब दो डिफरेंट सेल यहाँ पर फ्यूज होती हैं एक साथ। थोड़ा टाइम अलग अलग रहता है लेकिन एक कंप्लीट फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली दो अलग अलग सेल फ्यूज करती हैं, 2 टाइम्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है कि एंजियोस्पर्म में हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन। सवाल ये आता है कि ये दो फ्यूजन कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस के बीच में होते हैं, ये हमको समझना है डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, मैं एक थोड़ा डायग्राम से आपको फिर से समझाता हूँ हो क्या रहा है। ये मान लीजिए यहाँ पर एम्ब्रियो सैक में बना रहा हूँ। देखिए, ये एक एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में ये एग सेल है और यहाँ पर ये दो सिनर्जिड सेल हैं, और सिनर्जिड सेल के अलावा यहाँ पे एक सेंट्रल सेल है और 3 एंटीपोडल सेल है। ठीक है, और ये आपका माइक्रोपाइलर एंड बन जाएगा। इधर से मैं पूरा कंप्लीट ओव्यूल बना देता हूँ। ये 2 इंटेगुमेंट्स हो गए, और यहाँ से अभी हम इसके अंदर पोलन ट्यूब एंट्री किए, पोरोगेमी, और पोरोगेमी होते हुए ये एक सिनर्जिड सेल को ब्रेक करते हुए 2 मेल गैमीट यहाँ पर रिलीज कर दिए। ठीक है, ये पोजीशन थी। अब यहाँ पर जो एक मेल गैमीट है, ये वाला मान लीजिए कोई भी, ये तो इस एग सेल के साथ फ्यूज होगा, तो हम लिखेंगे वन मेल गैमीट फ्यूज विद एग सेल। अब देखिए, ये जो मेल गैमीट है ये वाकई में गैमीट सेल ही है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार की गई है, हैप्लॉइड सेल है। और ये जो एग सेल है ये एक फीमेल गैमीट है, ये भी हैप्लॉइड सेल है, ये भी गैमीट है, ये भी गैमीट है। और गैमीट दो गैमीट जब आपस में फ्यूज कर रहे, तो फ्यूजन करना एक फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जाइगोट, और जाइगोट होगा डिप्लॉइड। ठीक है, 2n ये आपका हो जाएगा 2n। अब गैमीट और गैमीट फ्यूज हुए तो जाइगोट बना। इस फर्टिलाइजेशन को, ये आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं सिनगेमी। इसको क्या नाम दिया गया? सिनगेमी। सिन का मतलब जुड़ना, फ्यूज होना, गेमी मतलब गैमीट्स का। चूंकि फ्यूज होने वाले दोनों ही गैमीट्स हैं, एक मेल गैमीट है एक फीमेल गैमीट है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सिनगेमी, दैट इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। लेकिन हमको मालूम है अभी एक मेल गैमीट और बचा है, ये भी फ्यूज करेगा और ये करेगा इस सेंट्रल सेल के साथ। ठीक है, तो एक सेकंड फर्टिलाइजेशन भी यहां देखने को मिलेगा, सेकंड फर्टिलाइजेशन भी होगा, एक और अभी फ्यूजन बाकी है, और ये होगा मेल गैमीट के फ्यूजन के साथ, मेल गैमीट
प्लस सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, अब हमको मालूम है कि मेल गैमीट तो हैप्लॉइड है, और ये जो सेंट्रल सेल है इसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। अगर इन दोनों को आपस में हम जुड़ा हुआ मान लें तो ये आपके डिप्लॉइड सेल जैसा जेनेटिक कंपोनेंट इसके पास है, सेंट्रल सेल के पास। तो कहीं ना कहीं एक मेल गैमीट एक दूसरे गैमीट के साथ ना जुड़कर एक सेंट्रल सेल के साथ जुड़ रहा है, और यहाँ पर तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं। दो न्यूक्लियस सेंट्रल सेल के पास हैं और एक न्यूक्लियस मेल गैमीट के पास है। तीन यहाँ पर जब जुड़ रहे न्यूक्लियस तो एक ट्रिप्लॉइड सेल बनती है, 3n एक सेल बनती है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या उस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो PEN, और सेल की बात करेंगे तो PEC। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये गैमीट इसके साथ गया, ये तीनों न्यूक्लियस हैं, ये तीनों आपस में फ्यूज हो गए। तो ये यहाँ पे जाके इसने ये जाइगोट बना लिया, दो न्यूक्लियस गए, तो अब इनका काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये बन गया आपका जाइगोट, और ये बन गई आपकी PEC सेल। PEC ये ट्रिप्लॉइड सेल बनी है, और ये जाइगोट आपका डिप्लॉइड बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दो फर्टिलाइजेशन हुए, एक को बोला सिनगेमी, और चूंकि यहाँ पर तीन न्यूक्लियस फ्यूज हुए इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जुड़ना, तीन चीज अगर जुड़ी हैं तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होता है। पहले फर्टिलाइजेशन को हम सिनगेमी कहते हैं और दूसरे फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये भी एक तरह का दो सेल आपस में जुड़ रही हैं, इसलिए ये भी एक फर्टिलाइजेशन है। यहाँ पर भी दो सेल आपस में जुड़ रही हैं, या इसका मतलब ये भी एक फर्टिलाइजेशन है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता क्या क्या है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, वो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, प्री वाला हमने पहले पढ़ लिया था। अभी ये छोटा सा टॉपिक था कि फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होता है। अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होना है, ये काम होने के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या क्या होना है। तो केवल 4 काम यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4। आफ्टर फर्टिलाइजेशन केवल 4 काम होते हैं। नंबर 1, ये जो जाइगोट बना है, ध्यान देना, ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब बेबी प्लांट, एक नई जनरेशन बनेगी ना, बेबी प्लांट जो बनेगा ये ही आगे चलकर फिर बाद में प्लांट बनाएगा। रिप्रोडक्शन का मतलब एक नई जनरेशन बनाना। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए ये बायोलॉजी के शब्द हैं, जब भी जेनेसिस शब्द आए समझ लीजिए कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है। तो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो किस चीज से बनेगा? जाइगोट से बनेगा। जाइगोट कैसी सेल है? डिप्लॉइड सेल है। इसका मतलब एम्ब्रियो की हर सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड सेल होगी। कोई रटना नहीं है, बस सीधा कंसेप्ट समझना है। एम्ब्रियो की हर सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। क्यों? क्योंकि वो डिप्लॉइड सेल से डेवलप हो रहा है, जाइगोट से डेवलप हो रहा है, और डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही डेवलप करना है, इसका मतलब वहां माइटोसिस डिवीजन होना है। हाँ, जो हैप्लॉन्टिक जनरेशन के प्लांट हैं, जैसे आपका एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, तो वहां पर जाइगोट में पहला डिवीजन मियोसिस होगा, तब जाकर वो नया बेबी प्लांट हैप्लॉइड सेल का बनेगा। तो हम तो ऑलरेडी एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं ना,
और हमको पता है कि एंजियोस्पर्म पूरा प्लांट तो डिप्लॉयड होता है, तो यहाँ हमको डिप्लॉयड होना है, इसका मतलब जाइगोट में माइटोसिस करना है, तब जाकर वो एम्ब्रियो आपका डिप्लॉयड ही बनेगा। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एम्ब्रियो कैसे होता है, क्या पार्ट होते हैं एक एम्ब्रियो के, ये हमको पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा कि जो ये पीईसी सेल बनी है, ट्रिप्लॉयड सेल, ये यहाँ माइटोसिस डिवीजन करेगी और बहुत सारी सेल बनाएगी, और सेल बनाकर यहाँ एक टिश्यू बन जाएगा, और इस टिश्यू का काम होगा इस जाइगोट को न्यूट्रिशन देना, ताकि ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, ये जाइगोट का डिवीजन जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन देगा? अगर इसको डिवाइड करना है तो बहुत एनर्जी चाहिए। तो पहले जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, ये सेल बन जाती है, ये सेल बन जाती है, तो पहले इसका डेवलपमेंट शुरू होगा। पहले ये डिवाइड करके पूरा एक टिश्यू बनाएगा, और जब बहुत सारा टिश्यू बन जाएगा और इसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा, तब एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू होगा। तो ये जो टिश्यू बन रहा है, इस टिश्यू को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। इसका मतलब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होता है, ये भी हम बात करेंगे। और पहले ये काम होगा, तब जाकर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ये सीक्वेंस भी थोड़ा याद रखना है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जाइगोट तब तक फर्दर डिवीजन करके एम्ब्रियो नहीं बना सकता जब तक कि उसको न्यूट्रिशन की पूरी व्यवस्था ना हो जाए। पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, जब सफिशिएंट एंडोस्पर्म बन जाएगा तब जाइगोट आपका शुरू कर देगा। तो ये दोनों काम जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं, जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होता चला जाता है। तीसरा काम है कि ये पूरा का पूरा ओव्यूल ये धीरे 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 सीड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो तीसरा काम हमको पढ़ना है सीड फॉर्मेशन। सीड कैसे बनता है, आखिर एक सीड होता कैसा है, सीड के अलग अलग टाइप कौन कौन से हैं, वो हमको बात करना होगा। ठीक है? तो ये काम अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, वो एक बार अंदर शुरू हो जाएगा तो ये ओव्यूल भी सीड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है। जैसे ओव्यूल चेंज होना शुरू हो गया तो ओवरी भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, ऊपर का स्टाइल स्टिग्मा खत्म हो जाएगा और ओवरी चेंज होके फ्रूट बनना शुरू हो जाएगी। तो चौथा काम क्या होगा? फ्रूट का डेवलपमेंट। फ्रूट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में केवल 4 चीज होना है। नंबर 1, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है। नंबर 2, जो एंडोस्पर्म वाली सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उससे एंडोस्पर्म बनेगा। तीसरा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और चौथा, ओवरी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से एक बेबी प्लांट, उस फ्रूट के अंदर जो सीड हैं, उस सीड के अंदर वो बेबी प्लांट आपको दिखाई देगा, मिलेगा। और सीड एक सुटेबल कंडीशन में जब ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है, तो बेबी प्लांट अपनी लाइफ शुरू करता है। ठीक है? तो ये पूरी कहानी है। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। हमने डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस किस के बीच में होता है, वो कंप्लीट कर लिया। और हम अब शुरू करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आपको कहीं ना कहीं एक फुली मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। वो डायग्राम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फुली मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? हाँ, एम्ब्रियो सैक, ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद करके रखना, डायग्राम प्रैक्टिस करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। 4 इवेंट में से पहली इवेंट, सबसे पहले कौन सा काम होगा? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। एंडोस्पर्म
स्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। मुझे लग रहा है कि शायद आप कुछ भूल गए होंगे, मैं जस्ट केवल एक रिवाइज कर देता हूं आपको। शुरू में थोड़ा सा याद होगा कि ये आपका न्यूसीलस टिश्यू था और न्यूसीलस टिश्यू के चारों तरफ दो इंटेगुमेंट थे। ओव्यूल ऐसे था पहले, याद आ रहा है आपको? और ये हर सेल अंदर कैसी थी? डिप्लॉयड सेल थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि एक जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल थी वो बड़ी होके उसने बना लिए मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बने, एक फंक्शनल रहा और वो फंक्शनल मेगास्पोर ही डेवलप करके ये 3 सेल स्टेज में आया था, इस तरह से आया था। तो ध्यान देना, अभी ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर ये जो आपके ट्रिप्लॉइड सेल बनी अभी फर्टिलाइजेशन के बाद, ये जो सेल बनाएगी अंदर, ये सेल रहेंगी आपकी ट्रिप्लॉइड सेल। थोड़ा डायग्राम को ध्यान से समझना। ये जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहां जो अब टिश्यू डेवलप हो रहा है एक एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो आपका एंडोस्पर्म होगा। एंडोस्पर्म, एंडो का मतलब अंदर, लेकिन हमको पता है कि इसके बाहर यहां इंटेगुमेंट्स और एम्ब्रियो सैक के बीच में हो सकता है कि कुछ सेल अभी भी डिप्लॉयड मौजूद हैं। ये एम्ब्रियो सैक के बाहर की बात कर रहा हूं, ये डिप्लॉयड सेल हैं और इनको हम बोलते हैं पेरीस्पर्म। पेरी, पेरी मतलब चारों तरफ, बाहर। जो बाहर चारों तरफ इस एम्ब्रियो सैक के जो सेल हैं, एक्चुअली वो न्यूसीलस टिश्यू था, एक्चुअली वो न्यूसीलस टिश्यू ही था, लेकिन न्यूसीलस टिश्यू को अब क्या नाम दे दिया? पेरीस्पर्म नाम दे दिया। ये डिप्लॉयड सेल है और ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर जो अब ट्रिप्लॉयड टिश्यू डेवलप हो रहा है वो एंडोस्पर्म है। एंडो मतलब अंदर, पेरी, पेरी मतलब बाहर। हाँ, भूलना नहीं है, पुराना टॉपिक था, मैं फिर से आपको याद करवा दिया, थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये मान लीजिए इधर तो बन गया आपका जाइगोट, ठीक है, ये हो गया जाइगोट। और ये जो आपके ट्रिप्लॉइड सेल बनी थी पीईसी, देखिए ये तो आपके खत्म हो गई, ये जो सिनर्जिड थी ये भी आपके खत्म हो गई, ये तो पोलन ट्यूब एंटर करते ही खत्म हो गई थी। अब आपको फंक्शनल यहाँ केवल 2 सेल बची, एक तो ये बची है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक जाइगोट बचा है, ठीक है, ये जाइगोट बचा है और ये आपका पीईसी सेल बचा है। पीईसी जो ट्रिप्लॉइड है, जाइगोट जो डिप्लॉइड है। इसके बाहर अगर हम बात करें तो कुछ पेरीस्पर्म हो सकता है और हो सकता है कि वो पेरीस्पर्म खत्म भी हो जाए, क्योंकि एम्ब्रियो सैक इतना बढ़ गया कि पूरा स्पेस उसने खत्म कर दिया, तो ये हो सकता है पेरीस्पर्म ना भी मिले, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये पूरा ओव्यूल आपका सीड बनेगा, वो सीड में हो सकता है पेरीस्पर्म हो सकता है पेरीस्पर्म खत्म हो गया, वो एम्ब्रियो सैक ही इतना बड़ा हो गया कि पेरीस्पर्म उसने खत्म कर दिया। जो भी कंडीशन है वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम यहां बात कर रहे हैं इस सेल से। इस पूरे स्पेस में, इस पूरी जगह में एक स्पेशल टिश्यू का डेवलपमेंट होगा, मतलब सेल से और सेल बनेंगे, इसका मतलब इसमें डिवीजन होगा और डिवीजन यहां पे हमेशा माइटोसिस ही होंगे। माइटोसिस मतलब अगर एक सेल ऑलरेडी ट्रिप्लॉइड है तो फिर जो भी नई सेल बनेंगी वो भी ट्रिप्लॉइड सेल बनेंगी, जितनी भी सेल बनेंगी वो कैसी बनेंगी? ट्रिप्लॉइड। तो इस सेल से उस टिश्यू का डेवलपमेंट जो होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, 3 टाइप। अगर हम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को थोड़ा देखें तो 3 तरह से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। थोड़ा नाम याद कर लीजिए, क्लास 12 आपको खास इतना ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको याद होना चाहिए कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट 3 तरह से हो सकता है। पहला अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर टाइप, न्यूक्लियर टाइप।
दूसरा हम बात करें तो हम उसको बोलते हैं सेलुलर टाइप, सेलुलर टाइप। और तीसरा हम बात करते तो एक इन दोनों के बीच का एक मिक्स टाइप का होता है जिसे हम बोलते हैं हैलोबियल टाइप, हैलोबियल टाइप। आप बोलेंगे सर इतने नाम क्यों याद करा रहे हैं, हमारी बुक में तो है ही नहीं। एक्चुअली आपकी बुक में ये दो नाम तो है, न्यूक्लियर भी है सेलुलर भी है, एक नाम बस याद करना है, कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं, ज़्यादा लोड तो मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा, रटना नहीं है समझना है। देखिए इस सेल का जो न्यूक्लियस है, इस सेल का जो पीईसी सेल बनी है, मैं एक बार फिर से इस पीईसी सेल को बना देता हूं, ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, काफी बड़ा है, ट्रिप्लॉइड है। अगर ये सेल का न्यूक्लियस डिवीजन करता है तो न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस अगर डिवाइड होता चला जाए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, अगर न्यूक्लियस डिवाइड होता चला जाए और सेल वॉल का डेवलपमेंट ना हो, केवल और केवल न्यूक्लियस, अब ये सेल डिवाइड करना शुरू कर दिए तो इसका ये सेल वॉल तो हो गया खत्म, साइटोप्लाज्म यहां पे पूरा बिखर चुका है, साइटोप्लाज्म पूरा आसपास बिखर चुका है। अब देखिए ये केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 से 4 बन गए और साइटोप्लाज्म भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, फिर 4 से 5 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए। जब केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता जाए और उसका साइटोकाइनेसिस ना हो, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप का डेवलपमेंट। इसमें पूरा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा, लिक्विड लिक्विड पूरा भरता जाएगा, पानी पानी जैसा हो जाएगा और उस वाटरी कंटेंट में लगातार न्यूक्लियस डिवाइड होते चले जाएंगे। जब एक बार सफिशिएंट अमाउंट में ये न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर हर न्यूक्लियस के चारों तरफ धीरे 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 सेल वॉल बनना शुरू होता है। बाद में जब सफिशिएंट बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें बन जाएंगे, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है, या हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। और साइटोकाइनेसिस हमेशा बाहर से अंदर की तरफ डायरेक्शन में होता है। पहले ये बाहर इधर का न्यूक्लियस जो है वो सेलुलर हो जाएगा और फिर धीरे 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 ये सेलुलर सेलुलर होता चला जाएगा। तो ये जो डिवीजन है जिसमें एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का केवल न्यूक्लियस डिवाइड करते करते न्यूक्लियर 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 बना दिए और फिर लास्ट में जाकर साइटोकाइनेसिस हुआ, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म। क्लियर, समझ में आया? और न्यूक्लियर टाइप डेवलपमेंट में ही हमारा कोकोनट आता है, कोकोनट, हाँ कोकोनट, नारियल। मैं समझाऊंगा थोड़ा नारियल अभी आगे चल के, फिलहाल मैं इन 3 टाइप को समझा देता हूं। कोकोनट इसी में आएगा, न्यूक्लियर टाइप। दूसरे टाइप का जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो है सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप में क्या होगा, अब मैं ये पूरा एक बार एंडोस्पर्म फिर से यहां खत्म करता हूं, ये पूरा एंडोस्पर्म यहां खत्म हो गया। और सेलुलर टाइप में क्या होगा कि ये मान लीजिए जो सेल है आपके ट्रिप्लॉइड सेल, अब ये डिवीजन शुरू कर रही है, शुरू करती है तो 1 से 2 सेल और तुरंत 2 सेल बन जाएंगी, साइटोकाइनेसिस साथ साथ चलेगा। 2 से फिर 4 बनेंगी तो फिर ये 4 सेल बन जाएंगी। 4 से 8 बनेंगी तो तुरंत जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है सेल वॉल तुरंत से बन जाती है। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ साथ चलते हैं और तब जाकर वो टिश्यू का डेवलपमेंट होता है जिसे हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर टाइप का डेवलपमेंट। जस्ट आफ्टर डिवीजन इन द न्यूक्लियस, सेल वॉल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन द सेलुलर टाइप डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। ठीक है, एक छोटा सा है हैलोबियल टाइप। हैलोबियल में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल बना दिया है फालतू का, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम कुछ अजीब है इसलिए पूछा जाता है।
हाइलोबियल में क्या होता है कि शुरुआत की जो फर्स्ट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है पहली, वो जब डिवीजन करेगी तो पहली से जैसे ही दो सेल बनेंगी यहां पर साइटोकाइनेसिस होगा। केवल एक बार, एक से दो जब होंगी तो ये सेल वॉल बनेगी। अब इसके बाद जो होगा तो अब केवल न्यूक्लियस इसके डिवाइड होते जाएंगे, इसके भी न्यूक्लियस डिवाइड होते जाएंगे और न्यूक्लियस 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 बन जाएंगे इसके अंदर। साइटोप्लाज्म भी लगातार बढ़ता जा रहा है और जब एक बार सफिशिएंट न्यूक्लियस बन जाएंगे फिर वो न्यूक्लियस आपके सेल वॉल फॉर्मेशन लास्ट में करेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर में किया था। केवल पहला डिवीजन ही यहां पर सेलुलर टाइप का होता है और फर्दर डिवीजन यहां फ्री सेंट्रल टाइप के हो जाते हैं। ये जो न्यूक्लियर टाइप है इसे फ्री सेंट्रल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, फ्री सेंट्रल डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा नाम अगर कभी आ जाए तो इसको भी याद रख लीजिएगा, फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट, फ्री सेंट्रल नहीं, फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट। इसको फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट। न्यूक्लियर टाइप बोल दीजिए या फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट बोल दीजिए, एक ही बात है। तो कैसा भी हो, ओवरऑल इस एम्ब्रियो सैक के अंदर उस पीईसी सेल के द्वारा फाइनली एक टिश्यू बना दिया जाता है और उसका न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है। बहुत ज़्यादा रिच फूड स्टोर होता है इस टिश्यू की हर सेल के अंदर और ये सेल अपना पूरा न्यूट्रिशन इस जाइगोट को देना जब शुरू कर देंगी तो फिर ये जाइगोट आपका डेवलप करना शुरू करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, एकदम सिंपल। अब मैं एक कोकोनट को थोड़ा समझा देता हूं। कोकोनट में क्या होता है, देखिए ये आपका मैं एम्ब्रियो सैक बनाया कोकोनट का, ठीक है, यहाँ पे वो जाइगोट बन चुका है, ये जाइगोट है। अब यहाँ पर वो आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। जस्ट इसका डिवीजन होगा तो दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। यहाँ पर कोई दूसरे न्यूक्लियस के पास सेल वॉल नहीं बनेगी और ये पहले वाले की जो सेल है ये भी आपके खत्म हो गई, केवल ये न्यूक्लियस बच जाएगा और यहाँ साइटोप्लाज्म भरा रहेगा। साइटोप्लाज्म भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 2 से यहाँ 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे और इस तरह से पूरे कोकोनट के जो एम्ब्रियो सैक है उसमें पानी पानी भरा रहेगा और उस पानी के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस मौजूद होगा। जो कोकोनट का वाटर आप यूज करते हैं पीने के लिए, कोकोनट मिल्क जिसे हम बोलते हैं या नारियल का पानी जिसे बोलते हैं, एक्चुअली वो लिक्विड फॉर्म में एंडोस्पर्म होता है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं ट्रिप्लॉइड और बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू का ये कोकोनट वाटर माना जाता है। बीमार लोगों को भी हम ये नारियल का पानी पिलाते हैं क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, बहुत एनर्जेटिक ये लिक्विड माना जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में ये जो कोकोनट के अंदर पानी भरा है ये वाकई में क्या है, सेलुलर टाइप न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर टाइप का। लेकिन जब ये सफिशिएंट बन जाता है और सीड जैसे जैसे मैच्योर होता है आप देखते होंगे कि उसके साइड में धीरे धीरे सेल वॉल बनना शुरू हो जाता है। साइड से पहले बनता है, अब ये वाइट कलर की सेल हैं जो इसमें साइड में बनना शुरू हो गई। जैसे जैसे ये सेल बनती जाएंगी अंदर पानी कम होता जाएगा क्योंकि साइटोप्लाज्म इनके अंदर पैक हो रहा है। ये वाइट धीरे धीरे डेवलप हो गया, फिर और जो बाकी बचे फिर वो डेवलप हो जाएंगे। अब ये सेलुलर हो रहा है, जो आपका वाटरी कंटेंट है वो धीरे धीरे सेलुलर हो रहा है और एक सफेद कलर का एक टिश्यू इसके चारों तरफ बनना शुरू हो जाता है। ये इस तरह का, ये वाइट कलर का, और धीरे धीरे जैसे जैसे वाइट कलर बनता है अंदर का ये वाटरी कंटेंट ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। एक्चुअली वो जो पहले साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस थे अब वो धीरे धीरे सेलुलर हो गए। तो ये जो वाइट कलर का कैरनल आपको मिलता है कोकोनट के अंदर,
ये मैच्योर होने के बाद वो पानी खत्म हो जाता है, और ये जो सफेद रंग का जो बना, एक्चुअली ये भी एंडोस्पर्म ही है, और ये आपका सेलुलर टाइप का है। सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म अब ये बन चुका है। व्हाइट कर्नल जिसे हम बोलते हैं, गोले की गिरी जिसे बोलते हैं, वो वाकई में क्या है, एंडोस्पर्म है। यहीं से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, और फिर बाद में ये आपका चूंकि ये एक डाइकॉट प्लांट है, तो डाइकॉट एक एम्ब्रियो इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियो कैसा होता है हम बाद में बात करेंगे। तो कोकोनट का पानी भी एंडोस्पर्म है, लेकिन वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और वही न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बाद में फिर सेलुलर हो जाता है। आई थिंक एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। हर एंडोस्पर्म की सेल रिच इन न्यूट्रिशन होती है, काफ़ी सारा रिजर्व फूड मटेरियल उसके पास होता है, और जब सीड कंप्लीट मेच्योर हो जाता है, एक जाइगोट से जब कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाता है सीड के अंदर, हो सकता है उस वक्त ये एंडोस्पर्म टोटली कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि ये ही यहां खत्म हो होकर इसको न्यूट्रिशन देगा, तब जाकर ये एम्ब्रियो बन पाएगा। तो सीड ऐसे भी होते हैं जिनमें सीड जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें सीड मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म बचा रहता है। तो ये सब जब हम सीड के टाइप पढ़ेंगे तब हम इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा कल की क्लास में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं आज का क्लास